आपको नरेंद्र मोदी की मीटिंग्स का प्रोफाइल अगर बताऊं तो हम उसके बाद पर इस पे बात करेंगे कि किसकी खारिजा पॉलिसी जो है वो कितनी कामयाब जा रही है। याद रहे कि गुज़श्ता 30 सालों में नरेंद्र मोदी भारत के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने वेस्ट कोस्ट जो अमेरिका का है उसका दौरा किया, कैलिफोर्निया का दौरा किया, कैलिफोर्निया के गवर्नर से उनकी मुलाकात हुई, सैन फ्रांसिस्को में फेसबुक के हेडक्वार्टर गए नरेंद्र मोदी और सीईओ फेसबुक मार्क जकरबर्ग से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा गूगल के हेड ऑफिस का उन्होंने दौरा किया जिसका मकसद नरेंद्र मोदी की जो डिजिटल इंडिया की एक मुहिम है उसमें पेशरफ्त करना है। इसके अलावा 350 बिजनेस लीडर्स जो अमेरिका के बड़े हैं उनके साथ डिनर किया, जिनमें बोइंग के सीईओ, फोर्ड के सीईओ, सिटी बैंक के सीईओ, मर्क के, जॉनसन एंड जॉनसन के सीईओ, इसके अलावा एप्पल के सीईओ और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन गूगल समेत बड़ी बड़ी कंपनियां जो अमेरिका की हैं उनके सीईओ के साथ मुलाकात हुई। और ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडिया की तारीख का पहला वाकया है कि इंडिया के वजीर आजम इतने ज्यादा सीईओज और इतने हाई प्रोफाइल सीईओज के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा मीडिया टाइकून्स के साथ मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी की, जिसमें रॉबर्ट मर्डोक जिनको फोर्ब्स मैगजीन ने वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल या मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीडिया टाइकून कहा। इसके अलावा अमीर कतर से उनकी मुलाकात हुई, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला दोइम से, भूटान के वज़ीर आज़म से, स्वीडिश वज़ीर आज़म से, साइप्रस के सदर से, फ्रांसीसी सदर फ्रांसो अलान से मुलाकात हुई, मेक्सिको के सदर से, फलस्तीनी सदर से मुलाकात हुई, G4 ममालिक के समिट में शिरकत की, जर्मनी, ब्राजील, जापान और इंडिया के वज़ीर आज़म वहां पे मौजूद थे। वर्ल्ड बैंक के सदर जिम योंग किंग से मुलाकात हुई उनकी। इसके अलावा तवानाई में खुद कफालत हासिल करने के लिए मोदी ने अमेरिका के सेक्रेटरी बराए तवानाई अर्नेस्ट मोनेज के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और मोदी ने यह क्लेम किया कि वो 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान की जो इस वक्त कुल पैदावार है वो 13 या 14 गीगावाट के करीब होगी। 175 गीगावाट मजीद पैदा करने की बात की। इसके अलावा $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की मोदी ने वहां पे $8 ट्रिलियन से, और दुनिया के 40% एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करने वाले एक वफ्द से मोदी ने मुलाकात की। और मोदी ने पहली मर्तबा सेंट जोस में एक साफ सेंटर है जहां पर उन्होंने 20,000 भारतीयों से भी खिताब किया। सो एक तरफ ये प्रोफाइल है मोदी साहब का और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है आपसे तारुफ करवा दूं। जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। हिना रबानी खैर साहिबा साबिक वजीर खारजा हमें ज्वाइन करी है टेलीफोन लाइन पे, बहुत शुक्रिया आपका भी। हिना साबिक सफीर अमेरिका में हुसैन नकानी साहब बहुत अरसे के बाद किसी पाकिस्तानी चैनल पर आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया, स्काइप लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। और समी इब्राहिम साहब सीनियर सहाफी हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी न्यूयॉर्क से होंगे, और सलीम साफी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में। मैं अगर आपसे शुरू करूं हिना साहिबा, कहा जाता है कि वंस अ फॉरेन मिनिस्टर इज ऑलवेज अ फॉरेन मिनिस्टर, तो आप किस तरह से देखती हैं मोदी साहब का जो विजिट हुआ और नवाज शरीफ साहब का विजिट? नहीं, आई थिंक रियलिस्टिकली ये हमें इस चीज से निकलना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान को हमेशा इंडिया के साथ कंपेयर करें, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को फॉर इंस्टेंस प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ एटलीस्ट इस वक्त कंपेयर करें, क्योंकि जो पाकिस्तान की इस वक्त प्रेडिकमेंट है वो इंडिया की जो इस वक्त स्टैंडिंग है उससे कहीं कहीं मुख्तलिफ है। और जब तक हम ये रियलिटी चेक अपने आप को नहीं देंगे तब तक हम एक उलझी हुई डिबेट में, एक गैर मुयस्सर या अननेसेसरी डिबेट में उलझे रहेंगे, और अपनी जो हमने सिमत सीधी करनी है और जो अपने मुल्क के लिए रास्ते बनाने हैं शायद वो उसमें जो काम करने की जरूरत है उससे हम फोकस हटा के हम सिर्फ इंडिया के कंपैरिजन में लगे रहें। देखिए, आपने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पूरी मीटिंग का पूरा हवाला दिया, आप देख रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों गवर्नमेंट्स को कंपेयर करूं, हैविंग सेड दैट, इन दोनों गवर्नमेंट्स को अगर कंपेयर करें तो वहां पे एक फोकस नजर आता है। वो फोकस क्या है कि आप कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिया और एक आम इंडियन सिटीजन के मफाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आपको एक बिजनेस फोकस, एक हैवी बिजनेस फोकस नजर आता है। दूसरी तरफ अगर आप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की मुलाकातें देखें तो यकीनन कई अहम मुलाकातें, जिसमें जर्मन चांसलर के साथ, टर्की के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक दो और अहम मुलाकातें हैं, और बाकी जो एक खाना पूरी होती है, ये सेशंस अटेंड करते हैं
connection, this cooperation, that cooperation. Sorry. But more importantly, I think it will be very interesting to see कि हम message क्या देते हैं, because I will be very honest with you, मैं बहुत ज़्यादा disappoint हुई थी जो पिछली दफा इन्होंने जनरल असेंबली में मुझे 10-7 मिनट होते हैं उनको किस तरह इस्तेमाल किया गया था, बिकॉज इस वक्त डिपेंडिंग ऑन हु द लीडर इज दुनिया की अटेंशन आपने कैप्चर की होती है, एंड आप अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें जिससे आपके मुल्क में जो हो रहा है और आप अपने मुल्क में जो कर रहे हैं मुयस्सर स्टेप्स ले रहे हैं उनको हाईलाइट कर लें, तो एटलीस्ट जितने लोग सुन रहे हैं उनको ये तो पता चलेगा कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान उन चैलेंजेस से निपट कैसे रहा है। पिछली दफा फॉर इंस्टेंस इन्होंने मल्टीलैटरलिज्म पे कोई अपनी आधी स्पीच, अब एक प्राइम मिनिस्टर को यूएन के मल्टीलैटरलिज्म की थ्योरी बताना तो शायद इतना फायदामंद ना हो। हमारा इस वक्त आपने देखा कि अशरफ गनी ने, अब्दुल्ला ने, मैं आपको यहीं पे इंटरप्ट करूंगा, हम उस तरफ जाते हैं जो बाकी अफगानिस्तान के मामला और जो अब्दुल्ला की नई स्टेटमेंट, लेकिन मैं हुसैन हक्कानी साहब आपको शामिल करना चाहूंगा। सर, दी नेशन पाकिस्तानी अखबार, उसका एडिटोरियल ये कहता है कि नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब का कंपैरिजन करते हुए, मोदी इज रिसीव्ड लाइक अ स्टार इज अटेंडिंग इवेंट्स एंड पार्टीज, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना सके अमेरिका के अंदर सिवाय इसके कि उनके पास यूएन का एक प्लेटफॉर्म है जिस पे उन्होंने अपना सारा इंपैक्ट क्रिएट करना है। अमीर साहब, बात यह है कि हिना रब्बानी साहिबा ने जो कुछ कहा है उस पर जरा तवज्जो करने की जरूरत है। बदकिस्मती से वो ज्यादा नरमी से बात करती हैं, मेरी बदकिस्मती, और मैं जरा ज्यादा सख्ती से बात कर जाता हूं तो नाराज हो जाते हैं पाकिस्तानी भाई मुझसे। बात सीधी सादी है, किसी की आंखों में आंखें डालने का शौक अगर हो तो उसके बराबर का कद चाहिए होता है। अब हम वो कद के बगैर ही हम बात करना चाहते हैं और मुसलसल मवाजना कर करके अपने आप को खुश करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में बात होती है, बाकी दुनिया पाकिस्तान को उस निगाह से कतन नहीं देखती। तो इसलिए जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि इंडिया से मवाजना कीजिए, देखिए जो सिलिकॉन वैली के सारे सीईओज हैं वो इंडिया को 1.25 अरब की एक मार्केट के तौर पे देख रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो 20 करोड़ का मुल्क है। तो सीईओज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ज्यादा अहम है, और जब इंडिया अपनी मार्केट को एक्सेस देगा तो लोग वहां पे बाहें खोल के जाएंगे। इस वक्त चीन जो पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त है, उसकी भी जो तिजारत इंडिया के साथ है वो उसकी पाकिस्तान से जो तिजारत है उससे 5 गुना ज्यादा है। तो पहली बात तो यह है कि हिना रब्बानी खर साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, हमें इस मवाजने और कंपटीशन से निकलना चाहिए और अपने मसाइल को अपनी निगाह और नुक्ता नजर से देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये हर साल सरबराह ममलिकत का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आना भी कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। भारत के वजीर आजम ने भी जनरल असम्बली से खिताब से ज्यादा ये बाकी साइड के ऊपर जो चीजें हैं उन पर तवज्जो की। और आखिरी अहम बात यह है कि किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी उस मुल्क की अंदरूनी तवानाई और ताकत से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल, पाकिस्तान की तालीमी सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की अंदरूनी खलफिशार के पाकिस्तान में अलावा एक सूबे के बाकी हर सूबे में कुछ ना कुछ बेचैनी है, महाजिर भी तंग हैं, सिंधियों में भी कुछ बेचैनी है, बलूचिस्तान भी नाराज है, और सिर्फ एक बड़ा सूबा इस वक्त बज़ाहिर जरा खुश नजर आता है। ऐसी कैफियत में दुनिया भी हमसे बात करते हुए जरा एहतियात करती है। आखिरी बात यह है कि हम हमेशा मैं जनरल साहब को शामिल कर लूं, मैं वापस आता हूं हक्कानी साहब, मैं जनरल साहब को शामिल करूं। जनरल साहब, वो नरेंद्र मोदी जिसको आज से 10 साल पहले तक भारत में जिसका दाखिला ममनू हो चुका था, वीजा मुस्तरद कर दिया गया, आज 10 साल के बाद वो नरेंद्र मोदी वहां जा रहा है और पूरा अमेरिका बिछ रहा है उनके सामने। फॉरेन पॉलिसी की मजबूती है उनकी और हमारी कमजोरी है, ये क्या सिलसिला है? मेरा अपना ख्याल है कि इसमें दोनों तरफ से अपने मफादात का किस्सा होता है। दुनिया में जो दुनिया की जो सियासत है उसमें अगर हम ये सोचें कि वो कोई असूलों पे मबनी है या ये सोचें कि उसके ऊपर कोई इंसाफ का कोई सिलसिला चलता है उसके तहत होती है, तो वो बिल्कुल नहीं है। तमाम ममालिक अपने मफादात की रोशनी में आगे बढ़ते हैं, और उसमें आपने देखा कि आज भी गूगल पे मोदी जो है उसका नाम एक टेररिस्ट की शक्ल में मौजूद है। एग्जैक्टली। लेकिन वही मुल्क जिसने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया वो उसको बड़ा वेलकम कर रहा है, क्योंकि उनको आज उसकी जरूरत है कि वहां पे, जैसे अभी हुसैन हक्कानी कह रहे थे कि एक बड़ी मार्केट है 1.5 अरब लोगों की, और अमेरिका को इस वक्त बिजनेस की जरूरत है। और गुज़श्ता साल अमेरिका में ओबामा साहब का विजिट जो इंडिया का और पाकिस्तान वो नहीं आए। तो ये चीजें जो है ना, ये सारा जैसे जितना बड़ा एक साइज है एक मुल्क का, जितनी बड़ी इकोनॉमी है उस मुल्क की,
اس کے لحاظ سے اس سے جو ملک اپنا فائدہ نکال سکتے ہیں وہ کیا جائے گا. اس میں آپ دیکھیے کہ انڈیا کے اپنے جو اس کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ کافی بڑے ہیں, اور وہ جو کچھ لے رہے ہیں جیسے انہوں نے فرانس کے ساتھ ابھی ڈیل کیا ہے, جہازوں کا کر رہے ہیں, نیگوشیٹ ہو رہا ہے, وہ اس میں پیسہ خود دے رہے ہیں. اور یہ آپ چیز دیکھیں کہ اگر کسی ملک نے کمانا ہے تو وہ لازماً اس مارکیٹ میں جائے گا جہاں اس کو پیسہ ریڈیلی اویلیبل ہوگا, جہاں ملے گا اس کو. تو یہ تو ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت کوشش کرے گی کہ اس میں انڈین مارکیٹ میں وہ گھس جائیں, اور ان مفادات کی روشنی میں جب وہ اپنے ذاتی مفادات کی روشنی میں کام کریں گے تو پھر یہ جو ہم چیزیں سوچتے ہیں کہ جی مودی نے 2000 مسلمان مار دیے یا وہ اخلاقیات کی باتیں وہ ان کی نظر میں کوئی چیز, وہ پھر امریکہ کی نظر میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں, وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بھی ایک میرا خیال ہے کہ ریالٹیز کے بیسس کے اوپر, گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد کے اوپر اپنی فارن پالیسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے, بجائے کہ ہم سلوگنز یا اس طرح کی کوئی غلط فہمیوں میں مبتلا